हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट हो जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है, बट हम इसको आसान करके समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमने एक बॉडी मान ली, ये एक बॉडी है रिजिड बॉडी, और मान लीजिए ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके, इट इज एबल टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। ये जो हमको एक्सिस दिया हुआ है, इस एक्सिस को नाम दे देते हैं लेट्स से जेड जेड डैश। ओके, इसके अबाउट ये बेसिकली रोटेट करने के लिए रोटेट कर सकती है। अब क्या है, इसका हमने मास डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया हमने। यहाँ पर एक स्मॉल m1 पार्टिकल है, यहाँ m2 पार्टिकल है, यहाँ m3 पार्टिकल और यहाँ m4 पार्टिकल। इनकी डिस्टेंस इस एक्सिस से r1, इसकी r2, इसकी r3 और इसकी r4 है। इसी तरीके से हम n पार्टिकल्स के लिए मान सकते हैं। तो बेसिकली रेडियस ऑफ जायरेशन को समझने के लिए हम क्या मानते हैं, सबसे पहले इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर। ओके, आर आई एम आई आर आई स्क्वायर मतलब सारे के सारे एक एक पार्टिकल का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर निकालें तो वो इस वाले फॉर्मूले से हमारे पास निकलेगा। तो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ओके, एंड सो ऑन। मान लीजिए इसमें n पार्टिकल्स हैं तो ये आगे तक सम होता जाएगा mn rn स्क्वायर। ओके, ये हो गया इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब समझिए रेडियस ऑफ जायरेशन के लिए हम ये मानते हैं, ये मान लीजिए कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ओके, दिस इज इट सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ मास जहां पे हम इस पूरी बॉडी का जो मास है उसको कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। इस पूरी बॉडी का मास कितना होगा, बेसिकली लेट सपोज कि इसमें n पार्टिकल्स हैं, तो n मल्टीप्लाई जो n पार्टिकल्स हैं और इन सारे पार्टिकल्स का जो मास का सम होगा उसको हम इसके साथ में ऐड कर देते हैं। ओके, तो इस पूरे बॉडी का क्या आ गया, हमारे पास मास आ गया। ओके, दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट दिस टोटल m। अब अगर मैं एक एक्सिस इमेजिन कर लूं जो इस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और बेसिकली ये वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके पैरेलल है ये जो एक्सिस पास हो रहा है, तो इस बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया मानता हूं I डैश, तो वो जो I डैश आएगा उसे मैं बोल देता हूं, मान लीजिए m k स्क्वायर। ओके, और k क्या डिस्टेंस है, बेसिकली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, इस वाले और इस वाले एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश, ये वाला I और ये वाला I डैश अगर ये दोनों बराबर होते हैं तब मैं इस वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस ऑफ जायरेशन बोलूंगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसे एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट रोटेट कर सकती है, जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो और उसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उतना ही हो जितना इस बॉडी का एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने ये इस बॉडी का निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमने ये बात कही कि जो इस वाले इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला जो एक्सिस है उसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बराबर है। तो दोनों को इक्वल रख के हम इस k की वैल्यू, रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, लेट सपोज I डैश के इक्वल रख दिया, और इस I डैश को मैंने क्या बोला है, बेसिकली I डैश इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास एम के स्क्वायर I डैश की वैल्यू है। अब क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए I इक्वल्स टू I डैश रख देते हैं। तो I ये हो गया, I डैश ये हो गया, इन दोनों को पुट करिए इसमें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस
m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, और ये पूरा इक्वल होगा हमारे पास m के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, अब हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे ये मानते हैं कि ये सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं हमारे पास इक्वल मासेस के हैं। क्या मान लेते हैं, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 एंड सो ऑन। इनको सबको स्मॉल पार्टिकल्स होने की वजह से इनको m मान लिया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड डैश 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 rn स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू कैपिटल N दिस मच। अब ये जो टोटल हमारे पास m है पूरी बॉडी का मास, ये क्या होगा, n पार्टिकल मल्टीप्लाई मास ऑफ ए पार्टिकल के इक्वल होगा। तो इस वैल्यू को हम m की जगह पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बेसिकली ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड डैश 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 rn स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा स्मॉल m के स्क्वायर। इस स्मॉल m से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब इस स्मॉल n को इसके अपॉन में ले आइए, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हमारे पास के स्क्वायर को लेफ्ट साइड में लिख लीजिए, और ये आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डैश 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 rn स्क्वायर एंड इसके डिवाइड में ये जो n है ये इधर की तरफ डिवाइड में आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस थी इसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि k बोल रहे थे। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी k इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डैश 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 rn स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो k डिस्टेंस है, ये जो है जिसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहे हैं, ये उन दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच की डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का हम इक्वल ले सकते हैं। उनमें से एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास होगी, और एक एक्सिस वो है जिसके अबाउट इसका एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, या जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है। बेसिकली यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये निकलता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन रूट मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस मास डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होती है। यानी कि ये जितने भी पार्टिकल हैं इन सब की हम क्या कर लें, स्क्वायर डिस्टेंस का मीन कर लें। दिस इज स्क्वायर डिस्टेंसेस एंड द मीन ऑफ दिस, और उसका अंडर रूट ले लें। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन मैथमेटिकली इज इक्वल टू द रूट मीन स्क्वायर value of the distance of the constituent particle for this body from the axis of rotation. So this is equal to root mean square of the distances of constituent particles of a rigid body about axis of rotation। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से हमको कंक्लूजन निकलता है। अब देखिए इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है, इस रेडियस ऑफ गायरेशन की इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस ये होती है कि कोई हमारे पास रिजिड बॉडी है, लेट्स सपोज कि इरेगुलर शेप की कोई रिजिड बॉडी है, तो हम उस रिजिड बॉडी को रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे मास से, मतलब एक पॉइंट मास उसको हम इमेजिन कर सकते हैं जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस ऑफ गायरेशन के डिस्टेंस पर होगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास एक डिस्क है, ओके, ये मान लीजिए डिस्क है, तो डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है इस एक्सिस ऑफ, मतलब इस वाली एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बेसिकली mr²/2 होगा। ये डिस्क है मान लीजिए, ठीक है। तो हम इस डिस्क को रिप्लेस कर सकते हैं एक ऐसे मास से जो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन की डिस्टेंस पर और टोटल मास m हो। तो हम इसको डिस्क ना मान के एक m मान लेते हैं जो इसके रेडियस ऑफ गायरेशन पर सिचुएटेड होगा। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है और यही इसकी इंपॉर्टेंस भी होती है। अब देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन इसकी कैसे निकालेंगे। मैंने बताया कि इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये वाला जो एक्सिस है जो इसके
इस वाले पॉइंट से पास होगा उसके अबाउट, और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इक्वल होगा, इसे मान लेते हैं I। और ये जो बेसिकली हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन की डिस्टेंस पर, ये तो एक्चुअल एक्सिस ऑफ रोटेशन था जिसके अबाउट I था, और ये जो हमने अलग से एक्सिस माना इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश ले लोगे, तो इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I डैश की वैल्यू वो होगी m के स्क्वायर, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन से बताया कि इसके अबाउट और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा, तो ये m डैश स्क्वायर हो गया, और ये वाला I इक्वल्स टू हो गया m r स्क्वायर अपॉन 2, इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, I इक्वल्स टू I डैश इक्वल्स टू m r स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा, एंड k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट r स्क्वायर अपॉन 2, इट मींस इट विल बी r अपॉन रूट 2। तो बेसिकली यहाँ पर मैं इस पूरी डिस्क को रिप्लेस कर सकता हूँ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक के डिस्टेंस पर मास से, जो कि इसकी वैल्यू k की वैल्यू क्या होगी r अपॉन रूट 2 होगी, यानी कि इसको डिस्क ना मान के मैं एक ऐसा मास मान लेता हूं केवल कैपिटल M, जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कितनी डिस्टेंस पे होगा, r अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पर होगा। दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड रेडियस ऑफ जायरेशन। इसी तरीके से हम और बॉडीज के लिए भी इसको समझ सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक बॉडी और ले लेते हैं और उसके लिए भी ये रेडियस ऑफ जायरेशन पता करते हैं। लेट्स सपोज कि हमने एक रिंग ले लिया, ओके, रिंग इज समथिंग लाइक दिस, ओके, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, उसकी वैल्यू होती है mr स्क्वायर, अगर इसका मास m है और रेडियस r है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन के कॉन्सेप्ट से हम इस रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पास वो वाला, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट I दे रखा है, तो हम इससे k डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान सकते हैं जहां पर ये रिंग ना होके इसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, और इससे पास होने वाले एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट्स से कि I डैश है, तो इन दोनों के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होगा। तो I डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी m के स्क्वायर, एंड I की वैल्यू कितनी हो जाएगी mr स्क्वायर, इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो I इक्वल्स टू I डैश, इसको इक्वल पुट करके हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ जायरेशन हमको मिल जाएगी, यानी कि m के स्क्वायर, m से m कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास r, ओके। तो हम बेसिकली इसको यहाँ पर k इक्वल्स टू r डिस्टेंस पर एक मास इमेजिन कर सकते हैं। इसको पूरा रिंग ना मान के हम क्या मान सकते हैं कि एक मास है r डिस्टेंस पर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और उसकी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से r है। तो इस तरीके से हम रोटेशनल मोशन को समझने के लिए अब हम पूरा रिंग ना कंसीडर करके हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट केवल एक मास इमेजिन कर लेंगे m, जो कि मास होगा इस रिंग के बराबर, और ये डिस्टेंस r के बराबर हम ले सकते हैं। तो अब हमारे पास ये बॉडी ना होके आसानी से हम इस मास को कंसीडर करके इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और हम जो भी पैरामीटर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें अभी भी कोई परेशानी होती है या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।